हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रणय और आज हम फिर से स्पेक्ट्रम जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है वो आज कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज़ को। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिए आपको कैसा लगा ये वीडियो या कुछ और चेंजेस चाहिए आपको, हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है ये क्लासेस। और कुछ आपको अलग वीडियोस अगर चाहिए या कोई और कोर्स चाहिए तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं यूनिट 1 के। अभी ये यूनिट 2 है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो बेसिकली जो यूरोपियंस आए थे वो कैसे आए, क्यों आए और किस तरीके से आए। बेसिकली जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ के जो नेशंस के जो लोग थे तो उनका जो प्रवेश हुआ इंडिया के अंदर वो कैसे हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उसी तरीके से जो ब्रिटिश पावर अकेला जो बच गया और मतलब काफ़ी स्टेबल और स्टेबिलिटी के साथ सेटल हो गया था इंडिया में, तो उसका वो रीज़न क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 3 है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो बेसिकली जो यूरोपियंस थे वो इंडिया के अंदर आए कैसे और हुआ क्या था बेसिकली। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे पोर्टुगीज़। जो बेसिकली जो पोर्टुगल के जो लोग थे वो सबसे पहले लोग थे जो इंडिया के अंदर आए। सो कैसे, कौन पहले आए और कैसे आए वो सब देखेंगे। ठीक है, सो हुआ क्या है बेसिकली, मतलब उनको आने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जब सिचुएशन क्या थी, जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था 7th सेंचुरी के आसपास में, अरब्स जो थे उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था इजिप्ट और पर्शिया में। तो इस वजह से इनके जो यूरोपियंस लोग हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट इंडिया के साथ बनना इनके थ्रू ही था। ठीक है, जो इजिप्ट और पर्शिया है उन्हीं के थ्रू जाना पड़ता था और डायरेक्ट कांटेक्ट काफ़ी कम हो चुका था। ठीक है, तो ये जो ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी है इंडियन कमोडिटी के लिए, जो स्पाइसेस हैं, सिल्क है और बाकी के जो चीज़ें हैं, काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स हैं, तो इन चीज़ों को पाने के लिए उनको वाया इजिप्शियंस और पर्शियंस के थ्रू ही जाना पड़ता था, जिसके वजह से डिमांड एंड सप्लाई की जो दिक्कतें हुई उसी का एक वन ऑफ द मेन रीज़न है उनको इंडिया के तरफ खुद का एक रास्ता ढूंढते हुए आने के लिए। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू ऑटोमन टर्क्स। ओके, सो ये जो ऑटोमन टर्क्स हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो उस वजह से merchandise from India went to European markets through अरब मुस्लिम इंटरमीडिएटरीज। तो अब ये जो अरब मुस्लिम्स थे यही लोग मीडिएटर का भी काम करने लगे, और ये लोग बेसिकली क्या करते थे, इंडिया से चीज़ें खरीदते थे किसी एक प्राइस पे और उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के हमारे ये जो आइटम्स हैं उनको यूरोप मार्केट में बेचा करते थे। तो जिसका वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, और ऑटोमेटिकली क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, स्पेसिफिकली जो स्पाइसेस थे उनके जो यूसेज में, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस देना पड़ता था। द रेड सी ट्रेड रूट वाज अ स्टेट मोनोपोली फ्रॉम विच इस्लामिक रूलर्स एंड ट्रेमेंडस रेवेन्यूज। ये जो रेड सी का जो रूट था, ठीक है, तो उसके थ्रू ही जाना पड़ता था इन सामान को। बट उसके थ्रू जाने के लिए ये जो इस्लामिक रूलर्स थे, वहाँ के जो अरब मुस्लिम रूलर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे कराते थे, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू पाते थे वहाँ से। द लैंड रूट्स टू इंडिया वर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द अरब्स। तो ये जो लैंड रूट है, अभी ये तो सी रूट हुआ, बट ये जो लैंड रूट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था इन अरबों के द्वारा। ठीक है, दिस सर्कमस्टांसेस द यूरोपियंस वर कीन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट। तो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है ये डायरेक्ट सी रूट खोजने का। ओके, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप वॉज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग। तो उसी टाइम पे
वहाँ का जो यूरोपियन जो रीजन का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि उनका जो लैंड था वो काफ़ी एक्सपैंड हो रहा था, उस लैंड में काफ़ी कल्टीवेशन बढ़ रही थी, ठीक है। और उसी टाइम पे जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि प्लोशेयर यूज़ करना और अलग तरीके के क्रॉप रोटेशन, क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली उनका जो इकोनॉमी का जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गया था, ओके। और उसी के साथ साथ इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट ऑल्सो, ये मीट की जो सप्लाई थी वो भी बढ़ने लगी, ऑटोमेटिकली परचेस पावर बढ़ने लगी, तो लोगों को मीट सप्लाई, ये जो चीज़ें हैं जो लग्जरियस चीज़ें हैं वो भी बढ़ने लगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे मीट बढ़ रहा है वहाँ पे स्पाइसेस की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ने लगी, क्योंकि वो ज़्यादातर कुकिंग और प्रिजर्वेशन दोनों में यूज़ होता था, ठीक है। तो वो जैसे जैसे बढ़ने लगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जो स्पाइसेस हैं उसकी भी डिमांड बढ़ने लगे। वेनिस एंड गेनोआ विच हैड earlier prospered through trade in oriental goods were too small to take on mighty Ottoman Turks। तो वेनिस एंड गेनोआ जो है ये पहले ये ओरिएंटल गुड्स जो हमारे इंडियन गुड्स हैं या इस तरफ के जो गुड्स हैं बेसिकली उस पर बहुत ज़्यादा कमाते थे, बट अभी ये जो ऑटोमन टर्क्स के ऊपर वो हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी छोटे कंट्रीज़ हैं वो, ठीक है। तो उस वजह से तो जस्ट एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके थे, ठीक है। और उतने भी ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं है, उतने भी डेवलप नहीं है कि खुद का वो एक्सप्लोरेशन करे और खुद जाके ढूंढें, ओके। द नॉर्थ यूरोपियंस वर रेडी टू एड पोर्टुगल एंड स्पेन, ठीक है, पोर्टुगल एंड स्पेन विथ मनी एंड मैन, इवन एज गेनोइस वर रेडी टू प्रोवाइड शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज। तो नॉर्थ यूरोपियंस जो थे ये पोर्टुगल और स्पेन वर रेडी टू एक्सप्लोर, बेसिकली पोर्टुगल और स्पेन जो थे वो घूमने के लिए तैयार थे, एक नया रास्ता ढूंढने के लिए तैयार थे। और ये जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो पैसा और लोगों, जो ह्यूमन रिसोर्स है और पैसा, वो हम प्रोवाइड करेंगे, और जो गेनोइज हैं उन्होंने बोला हम शिप और टेक्निकल सपोर्ट हम देंगे, ठीक है। Portugal has assumed the leadership in Christendom's resistance to Islam, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो इस्लाम के खिलाफ भी बनने लग गए थे, ठीक है। and taken on itself the spirit of exploration that had characterized the Genoese, okay। The idea of finding an ocean route to India had become an obsession for the Prince Harry। जो पोर्टुगल के प्रिंस हैरी थे उनको एक तरीके का ऑब्सेशन बन गया था, मेरे को ढूंढना ही ढूंढना है इंडिया का रास्ता, ठीक है। इसीलिए उनका नाम रखा गया नेविगेटर, एक निकनेम रखा गया था, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा वो थे कि हाँ भाई मुझे ढूंढना है, ये थे प्रिंस हैरी बेसिकली, ठीक है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा था कि मुझे इंडिया के तरफ को ढूंढना है। और दूसरा ये जो मुस्लिम डोमिनेशन हो रही है उस रूट में, उस मार्केट में, उसको मुझे कट डाउन करना है बेसिकली, ठीक है। सो पोप निकोलस 5 जो थे उस टाइम पे, उन्होंने प्रिंस हैरी को एक बुल दिया 1454 में, कि वो एक सिंबल था कि आप जाके नेविगेट कर सकते हो अब, ठीक है। सी टू द डिस्टेंट शोर्स ऑफ ओरिएंट एंड मोर स्पेसिफिकली एज फार एज इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ बोल के भेजी गई थी इन एन अटेम्प्ट टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस, एंड स्प्रेड द क्रिश्चियन फेथ। बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रिंस हैरी डाइड बिफोर हिज ड्रीम बिकेम ए रियलिटी। तो प्रिंस हैरी नहीं आ पाए, वो पहले मर गए थे। 1497 में ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास, okay, the ruler of Portugal and Spain divided the non-Christian world between them by an imaginary line at the Atlantic। तो ये जो अटलांटिक ओशन में एक छोटा सा एक लाइन बना दिया था कि हाँ भाई इस तरफ पूरे स्पेन का होगा जो अमेरिकन साइड है, और बाकी का जो साइड है वो ज़्यादातर पोर्टुगल का होगा, ठीक है। अंडर द ट्रीटी पोर्टुगल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट, ठीक है, वाइल स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट, ठीक है। ये वेस्ट का जो पूरा था वो पूरा स्पेन का है, और इस तरफ का पूरा पोर्टुगल का, ठीक है। ये आपको इसमें दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा ये स्पेन का है और ये पोर्टुगल का है, ठीक है। ये इस तरफ का पूरा पोर्टुगल का और इस तरफ का पूरा स्पेन का, ठीक है। इट वॉज
इन 1487 दैट पोर्टुगीज नेविगेटर बर्तोलोमेव दियाज, ओके, ये थे जो मेजर इंसान थे जो स्टार्टिंग नेविगेशन शुरू किया था राउंडेड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका। ये जो केप ऑफ गुड होप है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, तो वहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए बट उनको वापस जाना पड़ा, ठीक है। ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द लॉन्ग शॉट आफ्टर सी रूट टू इंडिया हैज बीन फाउंड, बट उसके 10 ईयर्स के बाद ही एक्चुअल पोर्टुगीज शिप इंडिया के लिए निकले एंड अराइव्ड इन इंडिया स्लाइटली लेस देन 11 मंथ्स टाइम इन मे 1498। तो इंडिया के लिए निकला था 1497 में और पहुंचा मे 1498 में, ओके। तो ये देखिए, ये है बर्तोलोमेव दियास, और ये देखिए यहाँ से निकले थे पोर्टुगल से, यहाँ पे एक स्टॉप लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे डायरेक्टली केप ऑफ गुड होप पहुँचे, बट यहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं किया बट वापस निकल गए, ठीक है। सो वास्को डी गामा पहले इंसान थे जो इंडिया पहुँचे थे। 3 शिप्स आए थे अंडर वास्को डी गामा, लेड बाय गुजराती पायलट नेम्ड अब्दुल माजिद। तो ये गुजराती पायलट जो हैं अब्दुल माजिद, उन्होंने हेल्प करी थी पहुंचने में एट कैलीकट इन मे 1498, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी यूरोपियन का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर आना, ठीक है। द हिंदू रूलर ऑफ कैलीकट द जमोरिन और समुतिरी however had no apprehensions as to the Europeans' intentions। उस टाइम पे उनको क्या लगा कि हाँ भाई वहाँ से इतने दूर से आए, खुद एक नया एक बिजनेस करना चाहते हैं, हमें भी एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी, इस वजह से उन्होंने हाँ बोल दिया और उन्होंने काफ़ी फ्रेंडली वेलकम किया उनका, ठीक है। द अरब ट्रेडर्स हु हैड अ गुड बिजनेस ऑन द मलाबार कोस्ट वर अप्रहेंसिव एंड वर नॉट कीन ऑन द पोर्टुगीज गेटिंग ए होल्ड देयर। तो ये जो अरब ट्रेडर्स थे ऑलरेडी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बिजनेस में थे पहले से ही, तो वो लोग काफ़ी डाउटफुल थे, स्केप्टिकल थे कि उनका आना, जो पोर्टुगीज़ का आना है यहाँ पे, वो उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि ये था, ये एक पेंटिंग बनाई गई थी 1800s में, एक पोर्टुगीज़ आर्टिस्ट नहीं, ये है वास्को ड गामा और ये है किंग जमोरिन। तो ये थे इंडियंस उस टाइम पे, और ये एक पेंटिंग है, इट्स एन इमेजिनरी पेंटिंग, बट हाँ उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत इन्फो था उसके हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। और जो जमोरिन है उन्होंने क्लियरली हाँ बोल दिया था कि हाँ हम तैयार हैं, और काफ़ी खुशी के साथ एक्सेप्ट किया था। और ये हैं वास्को ड गामा जो पोर्टुगीज़ के पहले इंसान थे, ओके। For centuries, the trading system in the Indian Ocean had numerous participants। तो देखिए पहले से ही इंडियंस थे, अरब्स थे, अफ्रीकन्स थे, ईस्ट कोस्ट के चाइनीज़ थे, जापानीज़ थे, ये सब लोग थे काफ़ी। मतलब जो इंडिया का जो मार्केट था वो काफ़ी फेमस था स्पाइसेस के लिए, स्टोन्स के लिए, प्रीशियस स्टोन्स के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ से जो जाती थी। तो जो ये सब कुछ था, इसमें पोर्टुगीज़ चाहते थे कि खुद का एक मोनोपोली रहे, कि हाँ भाई मेरे थ्रू ही पास हो कुछ भी हो, ओके। पोर्टुगीज चेंज दैट, दे वांटेड टू मोनोपोलाइज द ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीटर्स, स्पेशली द अरब्स। उनको सब कंपटीटर्स को हटाना था, मेजर उद्देश्य वो था। वास्को ड गामा स्टेड इन इंडिया फॉर 3 months, ठीक। व्हेन ही रिटर्न टू पोर्चुगल, ही कैरिड बैक with him a rich cargo and sold the merchandise in the European markets at a very huge profit, ठीक है। The importance of direct access to pepper trade was made clear by the fact that elsewhere the Europeans had to buy through the Muslim middlemen who would have to spend 10 times as much as the same amount of pepper, 10 गुना ज़्यादा पे कर रहे थे। तो ये रीज़न, वन ऑफ द रीज़न बना ये जो वास्को डी गामा जो वापस लेके गए और जो जितना प्रॉफिट कमा है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को एक लालच देने के लिए, या इंडिया के ऊपर आने के लिए, इंडिया में फिर से ट्रेड करने के लिए डायरेक्टली उनको एक छोटा सा लालच आ गया है कि हाँ भाई जब पोर्टुगल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न था जो बाकी के नेशंस भी आने के लिए। तो दूसरा वोएज था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, जो स्पाइसेस के लिए आया था बेसिकली।
एंड नेगोशिएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट कैलिकट। ठीक है, तो पहला जो फैक्ट्री बना था तो उन्होंने नेगोशिएट किया और एक कैलिकट में फैक्ट्री बनाया। कब? सितंबर 1500 में। ओके, देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोर्टुगीज फैक्ट्री एट कैलिकट वाज अटैक्ड बाय द लोकल्स रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेवरल पोर्टुगीज। तो वहाँ पे कोई छोटा सा झगड़ा हो गया लोकलों के साथ कोई भी इशू पे। सो वहाँ पे जो लोकल लोग थे उनके साथ जो झगड़ा हुआ उनमें काफ़ी सारे पुर्तगीज़ मारे गए। तो उसी चक्कर में ये जो कैब्रल है, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, उन्होंने काफ़ी सारे अरब मर्चेंट शिप्स को रोक दिया और काफ़ी सारे क्रू मेंबर्स को मार दिया। ओके, और ऊपर से उनका जो कार्गो है वो भी कन्फिस्टिकेट कर लिया, वो भी ले लिया और शिप्स को जला दिया। ठीक है, और कैलिकट वाज बॉम्बार्डेड बाय कैब्रल, कैलिकट के ऊपर बॉम्ब्स डालने लगे। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न था जो पोर्टुगीज़ का जो पहला स्टेप था जो वायलेंस की तरफ हो या एक्विजिशन की तरफ हो। ठीक है, सो एंड उसके बाद कैब्रल सक्सेडेड इन मेकिंग एडवांटेजेस ट्रीटीज विद द लोकल रूलर्स ऑफ कोचिन एंड कनानूर। ओके, सो दूसरी बार है वास्को डी गामा 1501 में। तो ज़मोरिन उस टाइम पे एक्सक्लूड करना, अरब मर्चेंट्स को एक्सक्लूड करना मना कर गए। तो अरब मर्चेंट्स को मैं एक्सक्लूड नहीं करूँगा करके मना कर गए। ठीक है, क्यों बोले तो इससे पहले तो एक तरफ चीज़ें उन्होंने देख ली कि अरब मर्चेंट्स को ऐसे मार दिया, ऊपर से बॉम्बार्डमेंट किया, तो ये सब चीज़ें देख के तो ज़मोरिन ने मना कर दिया कि मैं कंप्लीटली मैं आपको अकेला नहीं दूंगा, मैं अरब्स को एक्सक्लूड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था। ठीक है, ही रप्चर्ड विथ हिज रप्चर विद द ज़मोरिन दस बिकेम टोटल एंड कंप्लीट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कट डाउन हो गया जो रिलेशन था। पहले जो आए थे उन्होंने काफ़ी वार्म वेलकम दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से देखा, बट उसके बाद थोड़ा नेगेटिव हो गया। Trading factory at Kannanur. Okay, gradually Calicut, Kannanur and Cochin became the important trade centers of the Portuguese. Calicut, Kannanur and Cochin, ये तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा पोर्टुगीज़ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्रीज बन रही थी इनको प्रोटेक्ट करने के नाम पे फोर्टिफाई करने का परमिशन भी लिया उस सेंटर्स को, जो सेंटर्स हैं वहाँ पे उनको फोर्टिफाई करने के लिए। फिर 1505 में आए फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। ओके, द किंग ऑफ पोर्टुगल अपॉइंटेड अ गवर्नर इन इंडिया फॉर 3-year term. Okay, and equipped incumbent with sufficient force to protect the Portuguese interest. Francisco de Almeida, the newly appointed governor, was asked to consolidate the position of Portuguese in India and to destroy Muslim trade by seizing Aden, Hormuz and Malacca. तो इनको जो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा हैं उनको मेजरली जो पोर्टुगीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उनको बचाना और मुस्लिमों का जो ट्रेड है एडन, होर्मुज और मलक्का का, ये डिस्ट्रॉय करने का मेन वो था। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो एडवाइज टू बिल्ड फोर्ट्रेस एट अंजनी दिवा, कोचिन, कनानूर एंड किल्वा। ठीक है, अंजनी दिवा, कोचिन, कनानूर एंड किल्वा, तो ये 4 जगहों पे इनको फोर्ट्रेस भी बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है, बट जो अल्मेडा थे उनको काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन मिला ज़मोरिन से। क्यों बोले तो इससे पहले ऑलरेडी ज़मोरिन वाज नॉट रियली हैप्पी। ठीक है, बट अब क्या हुआ, ममलिक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, इनके चक्कर में एक तरीके का जो ऑपरेशन था, अपोजिशन था ज़मोरिन के साथ साथ इनका भी काफ़ी अपोजिशन मिलने लगा। ठीक है, ये वन ऑफ द रीज़न थे ये इजिप्शियंस, मेमोली के सुल्तान, तो वहाँ से जो शुरू हुआ। ठीक है, आप आगे देखेंगे, द इजिप्शियंस रेडेड अ फ्लीट इन रेड सी टू स्टॉप द एडवांस ऑफ पोर्टुगीज। ठीक है, 1507 में पोर्टुगीज स्क्वाड्रन वाज डिफीटेड इन अ नेवल बैटल ऑफ ड्यू। ठीक है, पोर्टुगीज स्क्वाड्रन को हराया इजिप्शियन पीपल ने, जो अरब पीपल थे। ओके, एंड ये थे इजिप्शियन और गुजराती नेवीज, ये दोनों मिलके पोर्टुगीज़ को हराए और अल्मेडा का बेटा जो था उसको मार दिया गया। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वो करके उसने रिवेंज लिया
by totally crushing the two navies अगले साल. ओके, जो 1508 में, तो अगले साल अल्मेडा फिर से अटैक करके दोनों के दोनों नेवीज को ख़त्म कर दिया. ओके, तो बेसिकली पोर्टुगीज मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बनाना चाहता था. तो पोर्टुगीज़ का जो था इंडियन ओशन में, पोर्टुगीज़ का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखे, और कुछ भी कोई भी पॉसिबिलिटी हो ओनली पोर्टुगीज़ परमिशन दे, टैक्सेस वसूल करे. ये बहुत बड़ा थॉट था, ड्रीम था फ्रांसिस्को अल्मेडा का, और इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, कार्टर सिस्टम. ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी डायरेक्ट क्वेश्चन है, हु मेड दी ब्लू वाटर पॉलिसी, या ब्लू वाटर पॉलिसी का किसका आइडिया था बेसिकली, एंड ऑल. दिस इज फ्रांसिस्को दे अल्मेडा. तो नेक्स्ट आते हैं अल्फोंसो दे अल्बुकर्क. तो बेसिकली जो अल्फोंसो दे अल्बुकर्क थे, ये बेसिकली वन ऑफ द मेजर पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंस क्रिएट करने वाले इंसान थे. जो इससे पहले जो अल्मेडा थे वो थे, बट उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पाए. ठीक है, जो ये आए, सो ही हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस. ठीक है, इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर भी बोला जाता है. ओके, देयर वर पोर्टुगीज़ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन अफ्रीका ऑफ द रेड सी, एट ऑर्मोज, मलाबार एंड एट मलक्का. ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड अ परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स. तो इन्होंने एक परमिट सिस्टम बनाया अदर शिप्स, जो बाकी देशों के जो शिप्स आते हैं उनके लिए एक परमिट सिस्टम बनाया. ठीक है, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर इन गल्फ एंड रेड सी रीजन्स फॉर शिप बिल्डिंग ऑल्सो हेल्प पोर्टुगीज इन देयर ऑब्जेक्टिव्स. तो ये जो पोर्टुगीज़ हैं, दे वर रियली ब्रिलियंट इन मेकिंग शिप्स. जो नेवल सिस्टम था इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था. तो जो शिप्स बनाने का जो टिम्बर, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनके पास बहुत कम था, बहुत मतलब था ही नहीं, क्योंकि वो मोर और लेस दे आर डेजर्ट कंट्रीज़. तो उस वजह से उनका जो नेवल फ्लीट है वो काफ़ी पुअर है. ठीक है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ पोर्टुगीज़ के लिए. ओके, सो अल्बुकर्क ने गोवा लिया सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में. ठीक है, the principal port of Sultan of Bijapur became the first bit of Indian territory to be under the Europeans. ठीक है, first bit of Indian territory to be under the Europeans since the time of Alexander the Great. Okay, an interesting feature of this rule was abolition of sati. तो ये जो सती प्रथा थी उस समय की, उनको भी काफ़ी abolish करने की कोशिश करी थी अल्फोंसो ने. Okay, Portuguese men who had come on the voyages and stayed back in India were Albuquerque's day encouraged to टेक लोकल वाइफ्स. उन्होंने अल्बुकर्क ने क्या कहा है बेसिकली, तो यहीं पे रहो, यहीं पे शादी करो. जो यहाँ पे रहना चाहते हैं वो यहीं लोकल लोगों के साथ शादी करो, यहीं पे फैमिली सेटल करो. ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे रहने का जो प्लान था, यहाँ पे स्प्रेड होने का जो प्लान था, उनके दो उद्देश्य थे. एक तो ट्रेड तो था ही, और दूसरा था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना. वो भी वन ऑफ द मेजर रीज़न था उस समय. ओके, इन गोवा एंड द प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज विलेज लैंडलॉर्ड्स. ओके, ऑफन बिल्डिंग न्यू रोड्स एंड इरिगेशन वर्क्स. तो वहाँ पे नए रोड डालना, नए इरिगेशन के काम करना, और काफ़ी सारे नए क्रॉप्स भी लेके आए थे, टोबैको और कैशू नट. तो टोबैको एंड कैशू नट आर ब्रॉट बाय द पोर्टुगीज टू इंडिया, एंड बेटर प्लांटेशन वेराइटी ऑफ कोकोनट ऑल्सो. ठीक है, कोकोनट था, बट कोकोनट के एक बेटर वेराइटी को भी वही लोग लेके आए थे, जिससे उनका जो नेवल सिस्टम था उसके लिए जो कॉयर की रिक्वायरमेंट थी वो इसी के द्वारा पूरी हो सके. इसमें वो लोग हमारे लिए क्या लेके आए वो चीज़ नहीं है वहाँ पे, वो उनके लिए बेसिकली उनको जो ज़रूरतें थी, उनकी जो नेसेसिटीज़ थी, उसी के लिए सब चीज़ें किया करते थे. ओके, इन द सिटीज सच एज गोवा एंड कोचिन दे सेटल्ड एज आर्टिसंस एंड मास्टर क्राफ्ट्समैन बिसाइड्स बीइंग ट्रेडर्स. तो ट्रेडिंग के सिवा आर्टिसंस थे वो लोग. ठीक, और मास्टर क्राफ्ट्समैन भी थे. मोस्ट ऑफ सच पोर्टुगीज केम टू लुक अप ऑन देयर न्यू सेटलमेंट्स रादर देन पोर्टुगल एज होम. तो ये जो लोग आए थे वो लोग यहीं को एक अपना घर मानने लगे थे, और पोर्टुगल जाना नहीं चाहते थे. फिर आए नीनो दे कुन्हा. नीनो दे कुन्हा अज्यूम्ड ऑफिस इन इंडिया इन नवंबर 1529. आप ये एक क्रोनोलॉजी भी याद रखिए, पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया.
ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब प्लीज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 ईयर शिफ्टेड टू हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोर्टुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा। तो ये जो कोचिन जो हेडक्वार्टर था, अब वहाँ से गोवा को हेडक्वार्टर बना लिया ये जैसे ही ऑफिस में आ गए, ठीक है। बहादुर शाह ऑफ गुजरात ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्परर हुमायूं secured help from the Portuguese by ceding to them, ठीक है, in 1534 the island of Bassein with its dependencies and revenues. He also promised them a base in Diu. तो हुमायूं जो बहादुर शाह थे, उनका हुमायूं के साथ एक लड़ाई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने पोर्टुगीज़ की हेल्प ली, तो उसके बदले में जो बसीन का जो आइलैंड था वो दे दिया, और उनको दीयू का भी प्रॉमिस दिया था कि दीयू भी हम देंगे। बहादुर शाह's रिलेशन विद पोर्टुगीज बिकेम सॉर व्हेन हुमायूं विड्रू फ्रॉम गुजरात। तो जैसे ही हुमायूं वापस चले गए गुजरात से, ये जो बहादुर शाह थे उनको फिर पोर्टुगीज से दिक्कत हुई, क्योंकि पोर्टुगीज़ को ऑलरेडी उन्होंने प्रॉमिस करके रखा था, काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी दे के रखी थी, और पोर्टुगीज़ के भी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे थे, ठीक है। तो उस चक्कर में वो जो रिलेशन था वो ख़राब होने लगा। सिंस द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन स्टार्टेड फाइटिंग विद द पोर्टुगीज, बहादुर शाह वांटेड टू रेज ए वॉल ऑफ पार्टीशन। तो बीच में एक वॉल खड़ा करना है, तुम अपनी जगह पे रहो, हम अपनी जगह पे रहेंगे, उस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था। तो इसको अपोज करते हुए पोर्टुगीज स्टार्टेड नेगोशिएशंस इन कोर्स ऑफ विच द रूलर ऑफ गुजरात वाज इन्वाइटेड टू पोर्टुगीज शिप एंड किल्ड। तो पोर्टुगीज शिप में उनको बुलाया गया, उनको इनवाइट किया गया कि हाँ भाई बात करते हैं, आप आइए, और वहीं पे उनको मार दिया गया, ठीक है। एंड ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल बाय सेटलिंग मेनी पोर्टुगीज नेशनल्स देयर विथ हुगली एज देयर हेडक्वार्टर्स। तो काफ़ी सारे लोगों को हुगली में भी रहने की सिचुएशन क्रिएट करने लगे, और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगे, और काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, ठीक है। तो मेजर फेवरेबल कंडीशंस क्या थी पोर्टुगीज़ के लिए? तो गुजरात के सिवा, जहाँ पे बहादुर शाह थे बेसिकली, बाकी के जो चीज़ें थी वो छोटे छोटे पावर्स में डिवाइडेड थी, कोई मेजर पावर नहीं था, ठीक है, कोई मेजर बड़ा पावर नहीं था बेसिकली। देखिए डेक्कन में बहमानी किंगडम भी टूट रहा था बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। सो नन ऑफ द पावर्स हैड नेवी वर्थ इट्स नेम, ठीक है। उस टाइम पे कोई बहुत बड़ा नेवी का इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है। फार ईस्ट में भी चाइना में छोटे मोटे शिप्स रहते थे, ठीक है। एज रिगार्ड द अरब मर्चेंट्स एंड शिप ओनर्स हु अंटिल देन डोमिनेटेड द इंडियन ओशन ट्रेड, दे आर नथिंग टू मैच द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिटी ऑफ पोर्टुगीज। जो टेक्नोलॉजी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है पोर्टुगीज़ का हर एक चीज़ को मेंटेन करने का, उसके आसपास भी नहीं था जो अरब का वो था। तो ऊपर से इनके जो शिप्स पे, इस पे बहुत सारे तोप भी लगे हुए रहे, तो बड़े बड़े कैनन्स भी लगे हुए थे। तो ये वन ऑफ द मेजर फेवरेबल कंडीशंस थे, ठीक है। बात आती है पोर्टुगीज स्टेट की, कैसा स्टेट क्या था, ओके। द जनरल टेंडेंसी इज़ टू अंडर एस्टिमेट द पोर्टुगीज। देखिए बेसिकली जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड लगते हैं, क्योंकि देखिए जो भी थे वो अंग्रेज़ बोलते हैं, बट जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस था पहले से, देखिए पहले ब्रिटिशर्स था, पहले पोर्टुगीज़ आए थे, और उनका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंडियन के हिस्ट्री पे। बट जो ब्रिटिश के जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो ब्रिटिश का जो हिस्ट्री बाकी की चीज़ों को कवर कर देता है, उसके चक्कर में पोर्टुगीज़ का जो इन्फ्लुएंस है वो दिखता नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। जो स्टेट ऑफ पोर्टुगीज इंडिया वाज इन फैक्ट अ लार्जर एलिमेंट इन द इंडियन हिस्ट्री दैन इट इज़ गिवन क्रेडिट फॉर। मेनी ऑफ द कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया okay had come under Portuguese power within 50 years of Vasco da Gama's arrival। मतलब within 50 years काफ़ी ज़्यादा, जो स्पेसिफिकली जो मलाबार कोस्ट है, द कोंकण कोस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा पोर्टुगीज़ के नीचे गया हुआ था। द पोर्टुगीज हैड ऑक्यूपाइड सम 60 miles ऑफ कोस्ट अराउंड गोवा, ओके, ऑन द वेस्ट कोस्ट फ्रॉम मुंबई टू दमन एंड दीव टू द अप्रोचेस टू गुजरात। मतलब देखिए अब पूरा का पूरा पार्ट, ओके, एंड नैरो ट्रैक्ट विथ 4 important ports and hundreds of towns and villages, okay। In the south they had them chain of seaport fortress and trading ports like Mangalore, Kannur, Cochin and Calicut। And though their power in Malabar was not consolidated, it was enough to ensure influence or control over the local rulers, ठीक। तो मतलब वो
पूरा ही रूल नहीं कर रहे थे, नीचे जो स्पेसिफिकली मालाबार कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे, बट दे हैड देयर ओन लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द रूलर्स ऑल्सो. ओके, द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश्ड फर्दर मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट एट सैंथोम, जो चेन्नई में है, और नागपट्टनम इन आंध्र. तो जो ये मालाबार कोस्ट इस तरफ का हुआ, ये गुजरात एंड ऑल इस तरफ, और इस तरफ भी उनका इन्फ्लुएंस था काफ़ी ज़्यादा. ओके, स्पेसिफिकली जो चेन्नई में और नागपट्टनम, ये इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. तो 16th सेंचुरी के एंड के आसपास काफ़ी सारे वेल्दी सेटलमेंट्स बंगाल में भी हुए, जो बंगाल एरिया उधर भी हुए. Envoys and ambassadors were exchanged between Goa and many of the major kingdoms in India of the time. तो एज सच एक सिचुएशन तो बनी गई कि उन्हीं का एक राज्य बन चुका है वहाँ पे. तो वहाँ से इनके जो राजदूत थे, जो एम्बेसडर्स थे, ये काफ़ी सारे दूसरे किंगडम्स जो इंडिया के अंदर ही थे, किंग्स के बीच में, वहाँ पे भी जाते थे. और काफ़ी सारे ट्रीटीज़ भी साइन हुआ करती थी बाकी लोगों के साथ बिटवीन गोवा एंड डेक्कन सुल्तान्स इन 1570, विच वर रेगुलरली रिन्यूड एज लॉन्ग एज देयर किंगडम लास्टेड. ओके, the Portuguese always had a role to play in the successive battles for the balance of power between Vijayanagara and the Deccan Sultans. तो आप देखिए, ये जो विजयनगर एम्पायर था और डेक्कन सुल्तान्स का उस एम्पायर था, क्या ये कंटेम्पररी था? किस लेवल का कंटेम्पररीनेस थी? मतलब पोर्टुगीज़ का अराइवल होना और विजयनगर का जो एम्पायर था उस टाइम पे, मे बी कृष्णदेवरायलू का हो या किसी भी लोगों का हो उस टाइम पे जो किंग्स थे विजयनगर के, क्या वो कंटेम्पररी थे? अगर हाँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए वो कंटेम्पररी थे या नहीं थे. ओके, एंड डेक्कनीज एंड मुगलीज एंड बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठास. इंटरेस्टिंगली द पोर्टुगीज, द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया, वर ऑल्सो द लास्ट टू लीव दिस लैंड. ठीक है, जो फर्स्ट यूरोपियंस थे वो एक्चुअली इंडिया में आने वाले, वो लास्ट भी थे छोड़ के जाने वाले. तो इस 1961, ओके, अपने जो इंडिपेंडेंस आने के बाद ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स के बाद वो लोग छोड़ के गए थे. ओके, तो पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द वाइसरॉय हु सर्व्ड फॉर 3 years, ओके, विच इज सेक्रेटरी एंड इन लेटर ईयर्स ए काउंसिल. नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस केम द वेदर दे फजेंडा, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यूज. ये जो वेदर दे फजेंडा था वो रेवेन्यूज था और कार्गोस एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स. बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, वेदर दे फजेंडा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो वो दे सकता है मिलिट्री हेड या revenues and cargoes, या फिर something in that way, या maybe missionary things in India, missionary spreading in India, इस तरीके से. तो Wazir the Fazenda was responsible for the revenues and the cargoes and fleet. Okay, the fortress from Africa to China were under captains, okay, assisted by factors. जो factors थे उन लोगों के साथ assisted थे. Those whose power was increased by the difficulties of communication was too often used for the personal ends. तो रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? द मूर्स वर द बिटर एनिमीज ऑफ द पोर्टुगीज इन नॉर्थ अफ्रीका, सो वर द अरब्स. सो बेसिकली जो पोर्टुगीज थे वो थे क्रिश्चियंस एंड दे वांटेड टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी. ठीक है, तो सेम ज़ील एंड प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड विश टू परसिक्यूट ऑल मुस्लिम्स. तो मुस्लिम्स के तरफ तो इंटॉलरेंट थे, बट इनिशियली हिंदूज के तरफ काफ़ी टॉलरेंट थे. बट एज टाइम पास्ड बाई, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर परसिक्यूटेड एट द सेम टाइम. बट ये इंटॉलरेंट बिहेवियर होते हुए भी जेसुइट्स मेड अ गुड इंप्रेशन एट द कोर्ट ऑफ अकबर, मेनली ड्यू टू द मुगल एम्परर्स इंटरेस्ट इन क्वेश्चंस ऑफ थियोलॉजी. ओके, तो क्या हुआ 1579 में अकबर ने एक छोटा सा लेटर लिखा था. अकबर जो किंग थे उस टाइम पे, उन्होंने गोवा के अथॉरिटीज़ को एक लेटर लिखा था कि 2 लर्नड प्रीस्ट को भेजिए हमारे पास, हम कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं. तो उस टाइम पे जो गोवा के अथॉरिटीज़ थे उन्होंने काफ़ी खुश होकर सोचा चलो शायद वो जो अकबर किंग हैं, एम्परर हैं, शहनशाह हैं, उनको शायद हमें क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करने का एक मौका मिल सकता है.
बेसिकली। तो मुग़ल एम्परर कम्प्लीटली क्रिश्चियनिटी में बदल जाएगी। तो वो मन में रख के काफ़ी खुशी के साथ इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और दो लोगों को भेजा जो थे रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेरेटे। रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेरेटे, ये दोनों को भेजा गया। ये पहुंचे थे फतेहपुर सीकरी फरवरी 28, 1580 को, ठीक है। और इनको काफ़ी खुशी के साथ उनको एक्सेप्ट किया गया और काफ़ी ऑनर दिया गया उनको। सो 1583 में रिटर्न हुए, मतलब ऑलमोस्ट 3 इयर्स थे। और अकबर का कन्वर्शन जो था वो नहीं हुआ उस टाइम पे। तो फिर सेकेंड टाइम फिर से भेजा गया 1590 में। देखिए यहाँ पे 1583 और 1590। सो 1583 में वापस आए, फिर 7 साल बाद फिर से भेजा, फिर से उसी तरीके से एंड हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ कन्वर्शन एंड ऑल। फिर से थर्ड टाइम भेजा 1595 में लाहौर को, ठीक है। उस टाइम पे कोर्ट 1595 में लाहौर में था, ठीक है। तो लाहौर में भेजा गया, फिर से सेम था, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। फादर्स जेरोम जेवियर एंड इमैनुअल पिनेरो, इनको भेजा गया, ठीक है। तो इनके साथ जो थे वहाँ पे काफ़ी, ये मतलब इनके जो रिटर्न चीज़ें हैं, जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनेरो, इनके थ्रू काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, किताबें उस टाइम पे जो लिखी थी, इन्होंने जो बायोग्राफीज उस टाइम पे जो लिखी थी, उनसे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन अकबर के बारे में भी हमें पता चलता है। तो प्रिंस सलीम जैसे ही उन्होंने थ्रोन एक्सेप्ट किया था, जब वो राजा बने, तो मुस्लिम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए, और ये जेसुइस्ट फादर, उसके जो पापा थे, उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी थी ये जेसुइस्ट फादर्स को, ये जो फादर्स जो आए थे, बट अब उतना ज़्यादा नहीं दिया, ठीक है। 1606 में फिर से उनको छोटे छोटे फेवर्स देने लगे। द एलिगेंट एंड स्पेशियस चर्च एट लाहौर वॉज अलाउड टू बी रिटेन्ड बाई देम अलॉन्ग विद द कॉलोजियम और द प्रीस्ट रेजिडेंस। जो लाहौर का एक बड़ा सा चर्च है, उनको उन्हीं को देने के लिए कहा गया, उन्हीं के साथ रहने के लिए। 1608 20 baptisms were carried out in Agra, the priest publicly acting with as much as liberty as in पोर्टुगल, ठीक है। तो काफ़ी जहांगीर देखने में काफ़ी टॉलरेंट लग रहे थे उस टाइम पे, मतलब खुले में जो बैप्टिज्म हो रहे थे, तो उतने ज़्यादा, मतलब ही वॉज मच मोर लिबरल। That Jesuit priest became hopeful of bringing him within the Christian fold. However, these hopes were also belied. Moreover, arrogant actions on the part of Portuguese viceroys created a rift with the Mughal emperor. Okay. सो धीरे से अब यहाँ तक फेवरेबल था सिचुएशन, बट अब धीरे धीरे फेवर लूज करने लगे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, बेसिकली जो इंग्लिश इंसान था, with his ship Hector reached Surat. Okay, he brought with him a letter from James I, King of England, to the Mughal court of Jahangir, requesting permission to do business in India. Father Pinheiro and the Portuguese authorities, जो already वहाँ पे थे, did their best to prevent Hawkins from reaching the Mughal court, but did not succeed. ठीक है, Jahangir accepted the gifts Hawkins brought from him and gave Hawkins a very favorable reception in 1609. Okay, as Hawkins knew the Turki language as well. जो Hawkins, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, उनको जो तुर्की लैंग्वेज थी वो भी आती थी, और जहांगीर से आराम से उसी भाषा में बात किया, जिसके वजह से जहांगीर काफ़ी इम्प्रेस हुए, ठीक है। इम्प्रेस होने के बाद उन्होंने उनको मानसबदार बनाया 400 लोगों के, और सैलरी दिया 30,000 रुपीज़, ठीक है। एंड हॉकिंस वॉज ऑल्सो मैरिड टू अ डॉटर ऑफ अर्मेनियन क्रिश्चियन नेम मुबारिकेशा। ओके, द ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग फैसिलिटीज टू इंग्लिश ऑफेंडेड द पोर्टुगीज। अब पोर्टुगीज को यहाँ पे दिक्कत हुई। हाउएवर, आफ्टर नेगोशिएशंस ए ट्रूस वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द पोर्टुगीज एंड द मुगल एम्परर। द पोर्टुगीज स्टॉप्ड द इंग्लिश शिप्स फ्रॉम एंटरिंग द पोर्ट ऑफ सूरत। तो जो सूरत में जो इंग्लिश शिप्स आने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके वजह से हॉकिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है। तो नवंबर 1612 में इंग्लिश शिप ड्रैगन अंडर द कैप्टन बेस्ट along with a little ship ओजियांडर सक्सेसफुली fought a
पोर्टुगीज फ्लीट। तो यहाँ पे जो पोर्टुगीज ही ऑलरेडी नेवी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे उनको भी हराया। जहांगीर हु हैड नो नेवी वर्थ इट्स नेम लर्नड ऑफ द इंग्लिश सक्सेस एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। ठीक है, तो ऑलरेडी पोर्टुगीज को हरा दिया, बोले तो इंग्लिश इज मच बेटर करके जहांगीर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। पोर्टुगीज एक्ट्स ऑफ पायरेसी ऑल्सो रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इंपीरियल मुगल गवर्नमेंट। ये पोर्टुगीज जो थे वो पायरेसी में भी थे, तो ऑलरेडी चोरी डकैती, जो शिप्स के अंदर जो गुड्स आते हैं उसको रोक के मार दिया लोगों को, और जो गुड्स है वो चुरा लिया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने लगी। बट जब मुग़ल एम्परर के ऊपर भी जब अटैक हुआ, ठीक है, जो मुग़ल एम्परर के जो चीज़ें थी उस पर पायरेसी हुआ, तो उसके वजह से जहांगीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुग़ल एम्परर के शिप्स जो थे उनको उन्होंने रोकने की कोशिश की। ठीक है, और मुस्लिम्स को इम्प्रेजन किया। ठीक है, और कार्गोस उठा के लगे। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आके मुकर्रब खान जो थे, वो इंचार्ज थे सूरत के, उनको भेजा जाके बात करो और कंपेंसेशन उठा के लाओ। इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां। ठीक है, जहांगीर का भी हो गया। जब शाहजहां की बात आई, एडवांटेजेस विच द पोर्टुगीज एंजॉयड इन द मुगल कोर्ट वर लॉस्ट फॉरएवर। कंप्लीटली वहाँ पे रोक लगा दी गई ये पोर्टुगीज़ों के पे ऊपर। ओके, तो रॉयल फैमिली को जो क्रिश्चियनिटी में बदलने की जो होप थी वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। ओके, तो उसके बाद आती है हुगली को कैप्चर करने की जो सिचुएशन है। ऑन द बेसिस ऑफ एन इंपीरियल फरमान circa 1579, पोर्टुगीज हैड सेटल्ड डाउन ऑन अ रिवर बैंक which was a short distance from Satgaon in Bengal to carry on their trading activities. ठीक है, over the years they strengthened their position by constructing big buildings which led to migration of trade from Satgaon to new port known as Hooghly. Okay, they monopolized the manufacturing of salt, built a custom house of their own, and started enforcing strictly the levy of duty on tobacco. Okay, which had become an important article of trade since its introduction at the beginning of 17th century. The Portuguese not only made money as traders but also started a cruel slave trade by purchasing or seizing Hindu and Muslim children. यहाँ तक बिजनेस चल रहा था, यहाँ तक ठीक है। अब ये एक स्लेव ट्रेड शुरू करने लग गए। एक गलत चीज़ जो स्लेव ट्रेड है, बच्चों को, हिंदू और मुस्लिम बच्चों को लेके जाना और उनको क्रिश्चियंस में बदलना, इन चीज़ों को एंकरेज कर रहे थे, ये चीज़ें कर रहे थे। और हद जब ये हो गई, मुमताज़ महल से 2 स्लेव गर्ल्स को वो उठा के लेके गए। उस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और जून 24, 1632 में Mughal siege of Hooghly started, okay, ending in capture 3 months later. Shah Jahan ordered the Bengal governor Qasim Khan to take action against the Portuguese. So शाहजहां ने बंगाल के गवर्नर उस टाइम पे कासिम खान थे, उनको पोर्टुगीज़ के खिलाफ लेने के लिए कहा था। द सीज ऑफ फाइनली लेड टू पोर्टुगीज़ फ्लीइंग, तो पोर्टुगीज़ वहाँ से भाग गए। मुगल ऑल्सो सफर्ड अ लॉस ऑफ 1000 men बट ऑल्सो टुक 400 प्रिजनर्स टू आगरा। तो 400 जो पोर्टुगीज़ प्रिजनर्स थे, वॉर के प्रिजनर्स, उनको भी उठा लेके गए। तो प्रिजनर्स को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या तो स्लेव बन जाओ। ठीक है, और क्रिश्चियंस को काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूट किया उसके बाद। ठीक है, बट धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम निकलता गया वो परसिक्यूशन भी कम हो गया। ठीक है, बट जब इतना ज़्यादा सेटल्ड पोर्टुगीज़ था, इतना ज़्यादा पावरफुल, बट वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिका। 18th सेंचुरी के आसपास पोर्टुगीज़ इन इंडिया लॉस्ट देयर कमर्शियल इन्फ्लुएंस, दो सम ऑफ देम स्टिल कैरिड ऑन ट्रेड इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड मेनी टुक टू पायरेसी एंड रॉबरी। तो ये जो ट्रेड है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है, बट लोग तो हैं, तो उसके चक्कर में जो पायरेसी एंड रॉबरी है वो बढ़ने लगा। ठीक है, जो हुगली था वो भी पोर्टुगीज़ पायरेसी, बे ऑफ बंगाल में जो पायरेसी होती थी वो हुगली के द्वारा किए, मतलब हुगली से वो लोग करते थे। बेसिकली हुगली को उन्होंने सेंटर बना लिया था। ठीक है, तो इनका जो डिक्लाइन है, मेजर डिक्लाइन, वो जो ये एक वन ऑफ द रीज़न हो गया पायरेसी एंड रॉबरी। ठीक है, फिर
धीरे धीरे local advantages gained by Portuguese in India were reduced with the emergence of powerful dynasties in Egypt, Persia, and North India, and the rise of turbulent Marathas as their immediate neighbors. ठीक है, तो ये मराठा का जो इन्फ्लुएंस है ये बेसिकली गोवा, मलाबार कोस्ट इसी तरफ ज़्यादा थे इन लोगों का इन्फ्लुएंस, उसी के बगल में जो मराठा इन्फ्लुएंस था, और ऊपर से जो डायनेस्टीज बढ़ने लग गई थी इजिप्ट में, पर्शिया में, और स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में जो छोटे छोटे किंगडम्स है वो भी काफ़ी पावरफुल होने लग गए थे। उस वजह से पोर्टुगीज़ धीरे धीरे कम होने लग गए थे। ऊपर से जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी पोर्टुगीज़ की कि हाँ भाई जेसुइट्स जाके मिशनरी एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, तो इस चक्कर में जो मुग़ल जो लोग थे उनको एक पॉलिटिकल फियर भी था कि ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एंड दैट थिंग इज़ गोइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज इन द फ्यूचर। ठीक है, और ऊपर से ये जो डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस थे, ब्राइबरी हो गया, सी पायरेट्स हो गए, ये चीज़ें, वायलेंस हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी सारा सबको ही इश्यूज करते थे ये पोर्टुगीज़ की, वन ऑफ द मेजर इशू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील डाइवर्टेड कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पोर्टुगल टू द वेस्ट। तो धीरे से जैसे ही उसी टाइम पे ब्राज़ील का डिस्कवर किया था इन लोगों ने, तो स्लोली इन्फ्लुएंस उस तरफ, मतलब इंटरेस्ट उस तरफ जाने लग गया था। ठीक है, यूनियन ऑफ टू किंगडम्स ऑफ स्पेन एंड पोर्टुगल इन 1580 to 81, dragging the smaller kingdom into Spain's wars with England and Holland, badly affected Portuguese monopoly of trade in India। उसी टाइम में जो पोर्टुगल और स्पेन का मिलाप और बाकी के जो वॉर्स थे इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ, उस टाइम पे भी ये जो ट्रेड था वो भी काफ़ी कट डाउन हो गया था। ठीक है, the earlier monopoly of knowledge of the sea route to India held by Portuguese could not remain a secret। तो पहले पोर्टुगीज़ ने फाइंड आउट किया, पहले पोर्टुगीज़ आए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी पहुँचे, बाकी यूरोपियन नेशंस जो थे, डच थे, इंग्लिश थे, डेन्स थे, तो काफ़ी सारे लोग आने लग गए, और वो एक जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी, वो जो सी रूट का जो मोनोपोली था वो अब मोनोपोली नहीं रहा, बाकी के लोग भी आने लगे। और दूसरी बात ये थी, जो इंग्लिश थे या डच थे तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ थे, काफ़ी ज़्यादा पैसों के साथ थे, और उनका जो उनके पास जो सिचुएशन थी, उनके जो अलग कंपल्शंस थे एक्सपेंशन के, वो पोर्टुगीज़ पे काफ़ी भारी पड़ी। ओके, Goa, which remained with the Portuguese, had lost its importance as a port after fall of the Vijayanagara Empire। ठीक है, and as soon it is did not matter in whose position it was। तो एक पॉइंट आया जहाँ पे गोवा की कोई वैल्यू बची ही नहीं। Okay, the spice trade came under the control of Dutch, and Goa was superseded by Brazil as the economic center of overseas empire of the Portugal। तो पोर्टुगल गोवा के ऊपर अब इंटरेस्ट छोड़ ही चुका था। ठीक है, तो पोर्टुगीज़ का जो सिग्निफिकेंस था वो क्या था बेसिकली, तो ये बेसिकली ये एक यूरोपियन एरा को स्टार्ट करना और एक नेवल पावर को लेके आना, ये वन ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस था। उस टाइम पे जो चोलास थे उनके पास भी नेवल पावर था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम अ फॉरेन पावर हैड कम टू इंडिया बाय द वे ऑफ सी। ठीक है, पहली बार हुआ था वो वैसा। ठीक है, the Portuguese ships carried cannons, and this was the first time in gaining monopoly over trade with the threat or actual use of force। इससे पहले जो इतना फोर्स और इतने थ्रेट के साथ बिजनेस नहीं हुआ करता था। अब जो पोर्टुगीज़ इतने बड़े कैनन्स के बड़े बड़े शिप्स लेके आकर डरा धमका के जो ट्रेड किया वो पहले हुआ नहीं था। ठीक है, declared their intention to abide by no rules except their own, and they were intent on getting a decisive advantage over the Indians and over the Indian Ocean trading system। In the Malabar of the 16th century, the Portuguese showed military innovation in their use of body armor। ठीक है, 16th century के आसपास जो मलाबार रीजन था वहाँ पे जो मिलिट्री इनोवेशन है, बॉडी आर्मर हो गया, मैच लॉक मैन हो गए, गन्स हो गए, ठीक है, ये जो इनोवेशन था ये भी वन ऑफ द मेजर चीज़ है जो इंडिया के अंदर उस तरीके से एंटर हो रहा था। ठीक है, एंड आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप, ये एक ठीक है पद्धति है। ठीक है, और दूसरी एक मिलिट्री कंट्रीब्यूशन का जो पोर्टुगीज़ का वन ऑफ द मेजर थिंग था, ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री। तो जो
जो ड्रिलिंग इन द सेंस जो मार्च पास्ट हो गया, उनका जो प्रैक्टिस, मतलब जो जिस तरीके से जो प्रैक्टिस करके रखते हैं, उनको जो प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पोर्टुगीज़ का। ओके, ये जो पहला है फ्रेंच और इंग्लिश के थ्रू प्रैक्टिस किए जाते थे, बट लेटर मराठास ने भी एंड सिख ने भी यही चीज़ें उठाई थी। ओके, द पोर्टुगीज वर मास्टर्स ऑफ इम्प्रूव टेक्निक्स एट सी। देयर मल्टी डेक्ड शिप्स वर हेवीली कंस्ट्रक्टेड। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग शिप्स हुआ करते थे उनके, ठीक है। और मतलब किसी भी सिचुएशन में चलते थे, और दे वर परमिटेड टू कैरी ए हेवियर आर्मामेंट ऑल्सो। ओके, देयर यूज ऑफ कैसल प्रो एंड स्टर्न वाज अ नोटवर्थी मेथड इन विच रिपेल और लॉन्च बोर्डिंग पार्टीज, ठीक है। इंडियन बिल्डर्स अडेप्टेड बोट टू देयर ओन यूज। मतलब ये सब चीज़ें जो इंडिया में सीखी गई थी वो मोरलेस पोर्टुगीज के थ्रू सीखी गई थी। Portuguese skill at organization, as in the creation of royal arsenals and dockyards and maintenance of a regular system of pilots and mapping and pitting state forces against private merchant ships, was even more noteworthy. Mughals and Marathas may certainly have learnt from Portuguese, but the more certain heirs of this knowledge were other Europeans. Okay, in India, the memory of religious persecution and cruelty detracts from other contributions made by the Portuguese. तो वही वाली बात है, मतलब जो रिलीजियस परसिक्यूशन और जो क्रूएलिटी उन्होंने दिखाई थी, जो भी कंट्रीब्यूशन था, वो तो मिट ही जाएगा ना। हाउएवर इट कैनॉट बी फॉरगेटन दैट द मिशनरीज एंड द चर्च वर आल्सो द टीचर्स एंड पैट्रन्स इन इंडिया ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटर, कार्वर एंड स्कल्प्टर। तो उस टाइम के जो चर्च के थ्रू जो टीचर्स थे, जो पैट्रन्स थे, वो ये पेंटर्स हो गए, कार्वर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए। म्यूज़िक भी उन्हीं की देन है। उस टाइम पे जो यूरोपियन म्यूज़िक था, तो वो भी वही लोग लेके आए थे। द आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ फ्लोरिश्ड एट गोवा एंड द प्लेस बिकेम ए सेंटर ऑफ एलैबोरेट फिलिग्री वर्क, ठीक है। अभी ये जो फिलिग्री वर्क है, सिल्वर फिलिग्री एंड गोल्ड फिलिग्री, वो उन्हीं की देन है। वो गोवा में अभी भी फॉलो करते हैं, ठीक है। बट उनका जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही था, बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता। बट हाँ, कुछ जो चर्चेस हैं या वो बड़े बड़े जो गोवा में हैं अभी भी, वो काफ़ी एलैबोरेटेडली बनाई गई है। बट वो स्पेसिफिकली चर्च के लिए बनाए, बट जो बाकी के जो घर वगैरह हैं वो नॉर्मल ही रहा करते थे। नेक्स्ट वी विल सी द डच in India. Commercial enterprises led the Dutch to undertake voyages. Obviously जो commercial चीज़ें थी, जो trading activities थी, ठीक है। Cornelis de Houtman was the first Dutchman to reach Sumatra and Bantam in 1596. In 1602, the States General of the Netherlands amalgamated many trading companies into East India Company of Netherlands, ठीक है। तो उससे पहले छोटे छोटे कंपनीज थे, उन सबको हटा के ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स एक ही में बनाया गया, ठीक है। दिस कंपनी वाज आल्सो empowered to carry on war, to conclude treaties, to take possession of the territory and erect fortresses. तो डच सेटलमेंट्स कहाँ पे थे? फर्स्ट फैक्ट्री था मसूलीपट्टनम, आंध्रा में, 1605, इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए, नागापट्टनम मद्रास के पास, ठीक है। ये पोर्टुगीज से कैप्चर किया गया था, ठीक है। तो दूसरे कोरोमंडल कोस्ट पे, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, यहाँ पे फैक्ट्रीज उनकी थी। दे ओपनड अ फैक्ट्री इन पुलिकाट, नॉर्थ ऑफ द मद्रास, कब? 1609 में, ठीक है। देयर ओन प्रिंसिपल फैक्ट्रीज इन इंडिया वर सूरत 1616 में, भीमलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, चिंसूरा 1653, बारानगर, कासिम बाजार और नियर मुर्शिदाबाद, बालासोर, Patna, Nagapattinam and Cochin. Participating in the trade, they took to the islands of the Far East various articles and merchandise from the India. They carried indigo manufactured in the Yamuna Valley and Central India, textiles and silks from Bengal, Gujarat and the Coromandel, saltpeter from Bihar, opium and rice from the Ganga Valley. तो ये लोग
क्या एक्सपर्टाइज करते थे, इंडिगो जो ब्लूइश कलर का ये जो इंडिगो डाई रहता है वो प्रोड्यूस करते थे, टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करते थे बंगाल में। और साल्ट पीटर जो गन पाउडर जो रहता है, गन पाउडर में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं वो बिहार, और ओपीएम एंड राइस, ओपीएम बेसिकली वो नशीली एक पदार्थ होती है वो, और राइस गंगा वैली में उगाते थे। ठीक है, अब ये एक क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, सूरत है पहले, फिर उसके बाद भीमलीपट्टनम, फिर कराईकल। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते, बारानगर वाज फैक्ट्री ऑफ डच और नॉट। ठीक है, तो अब शुरू होता है एंग्लो डच राइवलरी। तो इंग्लिश उसी टाइम पे जो आया हुआ था और ये डच के बीच में काफ़ी सारे जो राइवलरी हुआ था, उसी के चक्कर में उनका सिचुएशन खराब हुआ था। इंग्लिश वर ऑल्सो एट द सेम टाइम राइजिंग टू द प्रोमिनेंस इन ईस्टर्न ट्रेड एंड दिस पोज अ सीरियस चैलेंज टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच। ठीक है, तो क्लाइमैक्स ऑफ द एनमिटी बिटवीन डच एंड द इंग्लिश इन द ईस्ट वर रीच्ड एट अम्बोयना, ए प्लेस इन द प्रेजेंट डे इंडोनेशिया। तो अम्बोयना मसाकर बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे क्या हुआ था, अभी अम्बोयना इज़ बेसिकली इन इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये अम्बोयना मसाकर बोलते हैं इसको। वहाँ पे क्या हुआ था, ये पोर्टुगीज़ लोगों को डच हैड कैप्चर्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज़ इन 1605 where massacred 10 Englishmen and 9 Japanese in 1623। ठीक है, तो ये बेसिकली पोर्टुगीज़ का था, इसको कैप्चर किया गया था 1605 में डच के द्वारा। तो इन डच ने क्या किया था, 10 इंग्लिशमैन को और 9 जापानीज़ को 1623 में कैप्चर किया और मार डाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा भयानक या क्रूएल इंसिडेंट माना जाता है। फर्दर इंटेंसिफाइड द राइवलरी बिटवीन टू यूरोपियन कंपनीज। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वारफेयर बोथ द पार्टीज केम टू अ कॉम्प्रोमाइज इन 1667 बाय विच द ब्रिटिश अग्रीड टू विड्रॉ ऑल देयर क्लेम्स ऑन इंडोनेशिया एंड डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे 1677 में जो ब्रिटिश जो इंडोनेशिया में थे वो छोड़ के हम वापस इंडिया में आ जाएंगे, और इसी तरीके से डच जो इंडिया में थे वो छोड़ के इंडोनेशिया चले जाएंगे। तो यहाँ पे उन लोगों ने चेंज कर लिया, क्योंकि इंडोनेशिया में वो था स्पाइसेस का ट्रेड, तो वो काफ़ी उनके लिए एडवांटेजेस हुआ। ठीक है, दे मोनोपोलाइज द ट्रेड इन ब्लैक पेपर and spices. Okay, the most important Indian commodities the Dutch traded in were silk, cotton, indigo, rice and opium. ठीक है, सो ऑब्वियसली वो जो सिचुएशन थी तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ निकल गए थे, इंडोनेशिया की तरफ। तो थर्ड एंग्लो डच वॉर 1672-74, communications between Surat and the new English settlement of Bombay got cut, due to which 3 homebound English ships were captured in Bay of Bengal by the Dutch forces. The retaliation by the English resulted in the defeat of the Dutch. यहाँ पे completely हार गए in the Battle of Hooghly, November 1759, which dealt a crushing blow to Dutch ambitions in India. The Dutch were not much interested in empire building in India. Their concerns were trade. उनका ट्रेडिंग ही मेन उद्देश्य था और उससे अलग कुछ नहीं था। ठीक है, बट उनका जो मेजर कमर्शियल इंटरेस्ट था वो स्पाइस आइलैंड्स थे इंडोनेशिया के, जिसमें से काफ़ी सारा प्रॉफिट पाया था उन लोगों ने। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग देखेंगे ब्रिटिशर्स और डेन्स एंड फ्रेंच, तो वो चीज़ें कल देख लेंगे और उससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमें काफ़ी खुशी मिलेगी आप अगर लाइक करते हैं, एक छोटा सा कमेंट डाल देते हैं वीडियो के नीचे, ताकि हमें भी पता चले आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और प्लीज़ शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, किसी को भी काम आ सकती है ये वीडियो। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपडेट्स पाते रहिए। जब भी कोई हमें वीडियो डालते हैं नया वीडियो, आपको रेगुलरली अपडेट्स आते रहेंगे। और आपको कोई भी कोर्स मटेरियल चाहिए, आपको कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है या मेल कर दीजिए। व्हाट्सअप है तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप कीजिए। Thank you and have a great day.